दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलते हालात के बीच तुर्की ने उठाया बड़ा कदम। अपने सबसे खतरनाक मिसाइल को उतार दिया मैदान में। तुर्की सेना के हवाले नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती से इजराइल, ग्रीस और साइप्रस की बढ़ गई टेंशन। जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे तालिबान के साथ पहली बार आमने सामने बैठा यूरोपीय संघ। आखिर क्यों बदलने लगे हैं यूरोप के तेवर? तालिबान को बड़ी कामयाबी। और इसी के साथ आपको बताएंगे इटली की राजधानी रोम में इजराइल के खिलाफ फूटा गुस्सा। सैकड़ों लोग सड़कों पर इजराइल से सभी रिश्ते खत्म करने की मांग। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की, बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, ईरान और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को एक कड़ा सबक सिखा दिया है। खतरा आने से पहले जो संभल गया वही सिकंदर है। आज हर देश अपनी सैन्य ताकत को चरम पर ले जाने में जुटा है। इसी बीच तुर्की और इजराइल के बीच मंडराते युद्ध के बादलों ने भूमध्य सागर की गर्मी बढ़ा दी। किसी भी बड़े टकराव से पहले तुर्की ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने सबसे घातक मास्टर स्ट्रोक की तैनाती कर दी। दरअसल तुर्की ने टाइफून ब्लॉक 2 बैलिस्टिक मिसाइल की ऑपरेशनल तैनाती शुरू कर दी। इस मिसाइल से तुर्की की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। इसे तुर्की के स्वदेशी अभियान से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसका मकसद मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में विदेशी निर्भरता को खत्म करना है। यानी ये मिसाइल खुद तुर्की ने बनाया है और अब तक इसे अपनी सेवा में तैनात नहीं किया था, लेकिन अब इस मिसाइल को तुर्की सेना के हवाले कर दिया गया है। तुर्की की टाइफून ब्लॉक 2 बैलिस्टिक मिसाइल के ऑपरेशनल होने से 3 दुश्मन देशों की टेंशन बढ़ गई है। इनमें इजराइल, ग्रीस और साइप्रस शामिल है, जिनकी तुर्की से पुरानी दुश्मनी है। दोस्तों, टाइफून ब्लॉक 2 को तुर्की की डिफेंस कंपनी रॉकेटसन ने डेवलप किया है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति यानी मैक 5 से अधिक की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर से ज्यादा है। अत्यधिक तेज गति से उड़ान भरने के कारण टाइफून ब्लॉक 2 मिसाइल को वर्तमान में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना काफी मुश्किल है। यानी अमेरिका और इजराइल के एडवांस से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी तुर्की के इस मिसाइल को हवा में नष्ट नहीं कर सकता। इससे तुर्की को दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर दूर से हमला करने का मौका मिल सकता है। टाइफून ब्लॉक 2 मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंट बनाया गया है। यानी इस मिसाइल को दुश्मन ना तो जाम कर सकता है और ना ही इसके रडार को नाकाम कर सकता है। ऐसे में ये मिसाइल दुश्मनों के भारी किलेबंद लक्ष्य को भी आसानी से भेद सकती है। टाइफून ब्लॉक 2 मिसाइल को खास तौर पर दुश्मन के बंकरों, एयर डिफेंस सिस्टमों, कमांड सेंटर्स और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर दूर से हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। तुर्की के टाइफून ब्लॉक 2 मिसाइल से मुख्य रूप से 3 देशों को खतरा है। इनमें इजराइल, ग्रीस और साइप्रस शामिल है। इन तीनों देशों से तुर्की के शत्रुतापूर्ण संबंध है। तुर्की लगातार इजराइल को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहा है, जिसमें राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी शामिल है। उन्होंने इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की भी धमकी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट कह चुके हैं कि ईरान के बाद तुर्की का नंबर आना चाहिए। तुर्की और इजराइल में दुश्मनी गाजा, लेबनान और ईरान में इजरायली हमलों के कारण बढ़ी है। तुर्की और ग्रीस का भूमध्य सागर में द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। तुर्की ग्रीस के कब्जे वाले कई द्वीपों पर दावा करता है और जबरन कब्जे की धमकी देता है। इस कारण दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी। हालांकि तुर्की और ग्रीस नाटो सदस्य है, लेकिन तनाव के कारण एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद पहली बार यूरोप ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब तक तालिबान से दूरी बनाए रखने वाला यूरोपीय संघ यानी ईयू पहली बार ब्रुसेल्स में तालिबान के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करता नजर आया। हालांकि यूरोप ने साफ कहा कि इसका मतलब तालिबान को आधिकारिक मान्यता देना नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि हालात अब बदल रहे हैं। इस बैठक में यूरोप के 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सबसे बड़ा मुद्दा उन अफगान नागरिकों का था जिनकी शरण की अर्जी खारिज हो चुकी है और जिन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा जाना है। यूरोपीय देशों का कहना है कि
इस प्रक्रिया के लिए तालिबान से सीधे बातचीत करना अब जरूरी हो गया है। दूसरी तरफ तालिबान ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक कामयाबी बताया। उसके विदेश मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ निर्वासन ही नहीं बल्कि यूरोप में रहने वाले अफगानों के लिए काउंसलर सेवाएं, दूतावासों की गतिविधियां और दोनों पक्षों के बीच भरोसा बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। दोस्तों, इसे इसलिए भी तालिबान की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है क्योंकि एक समय ऐसा था जब ज्यादातर पश्चिमी देश तालिबान से बात करने तक को तैयार नहीं थे, लेकिन अब वही यूरोप बातचीत की मेज पर बैठा दिखाई दे रहा है। इससे पहले रूस और चीन भी तालिबान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। ऐसे में कई जानकार मानते हैं कि तालिबान धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाता नजर आ रहा है। तालिबान वही ताकत है जिसने लगभग 20 साल तक अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौज का मुकाबला किया और आखिरकार अमेरिका को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इसी वजह से तालिबान आज भी इसे अपनी सबसे बड़ी जीत के रूप में पेश करता है। दरअसल यूरोप इस समय प्रवासन संकट से जूझ रहा है। बड़ी संख्या में अफगान नागरिक शरण मांग रहे हैं और हजारों लोगों की अर्जियां खारिज हो चुकी है। इसलिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देश अब तालिबान से व्यवहारिक बातचीत को जरूरी मान रहे हैं। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम की आलोचना की। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और आम नागरिकों के अधिकारों को लेकर अब भी गंभीर चिंताएं हैं, इसलिए लोगों को वापस भेजना सुरक्षित नहीं होगा। यानी दोस्तों, यूरोप अभी भी तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दे रहा, लेकिन लगातार बढ़ते संपर्क ये जरूर दिखा रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तालिबान की स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ रही और दुनिया का रवैया पहले जैसा नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूरोप में इजरायल के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही। अब इटली की राजधानी रोम में भी बड़ी संख्या में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। भीषण गर्मी के बावजूद सैकड़ों लोग रोम सिटी हॉल के बाहर जमा हुए और हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर इजरायल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रोम के मेयर और नगर प्रशासन से मांग की कि शहर के इजरायल के साथ जितने भी आधिकारिक समझौते और सहयोग है उन्हें तुरंत खत्म किया जाए। उनका कहना था कि अब इजरायल के साथ किसी भी तरह का संस्थागत सहयोग जारी नहीं रहना चाहिए। इटली में फिलिस्तीनी स्टूडेंट संगठन की अध्यक्ष माया ईसा ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में 16,000 से ज्यादा लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें रोम प्रशासन से इजरायल के साथ सभी तरह के सहयोग खत्म करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कुछ लोगों की मांग नहीं बल्कि रोम के हजारों नागरिकों की आवाज है। उन्होंने ये भी बताया कि रोम के 7 से ज्यादा जिला परिषदें इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुकी। अब प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मेयर इस प्रस्ताव को नगर परिषद में चर्चा के लिए रखें ताकि इस पर आधिकारिक फैसला लिया जा सके। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और लेबनान पर इजरायली हमलों के खिलाफ भी अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के बाद अब दुनिया को इजरायल पर और ज्यादा दबाव बनाना चाहिए और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।